This is the lecture number first of the chapter मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक्स डिफिनीशंस आपके देखेंगे। तो आपका फर्स्ट टर्म है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो देखो, ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज वन व्हिच व्हेन अप्लाइड चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। तो डिफॉर्मिंग फोर्स हम ऐसे फोर्स को बोलते हैं कि जब किसी बॉडी में हम उस फोर्स को अप्लाई करें तो वो फोर्स आपका क्या करेगा कि उसके कॉन्फ़िगरेशन के चेंज कर देगा। कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका लेंथ, वॉल्यूम या शेप में क्या ला रहा है, चेंज ला रहा है। तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं आपका डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। अब आपका नेक्स्ट टर्म है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है कि वे मटेरियल की आपकी किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे लगाया उस बॉडी पे तो उस बॉडी में क्या होगा, आपका बॉडी आपकी डिफॉर्म कर जाएगी। लेकिन जैसे ही हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर लेते हैं तो वो बॉडी क्या होगा, अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल के लिए आपका डिफरेंट इलास्टिसिटी होती है। तो हर एक मटेरियल का अपना डिफरेंट इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किसको बोलते हैं, तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, प्रैक्टिकली तो कोई भी बॉडी परफेक्टली नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ ऐसी बॉडी होती है जैसे क्वार्ट्ज, फास्फर, इसको हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब हुआ कि अगर उस बॉडी पे जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करें वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को इमीडिएटली और कम्प्लीटली आपका रीगेन कर ले। तो इमीडिएटली और कम्प्लीटली अगर अपने ओरिजिनल स्टेट को रीगेन कर ले रहा है तो ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और उसका एग्जांपल आपका है क्वार्ट्ज एंड फास्फर। नेक्स्ट टर्म में प्लास्टिक बॉडी। देखो प्लास्टिक बॉडी उसको बोलते हैं कि उस पर अपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए। क्या हो जाए उसमें परमानेंट आपका डिफॉर्मेशन आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं आपका परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ए बॉडी व्हिच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट एट ऑल ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या है कि इस पर थोड़ा सा भी अगर हम फोर्स लगाएं, ठीक है, कितना भी स्मॉल हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में क्या होता है, आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे को हम बोलते हैं परफेक्टली आपका प्लास्टिक बॉडी। और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का एग्जांपल है पुट्टी, मड एंड पैराफिन वैक्स। तो नेक्स्ट है आपका कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। तो कॉज ऑफ इलास्टिसिटी आपका क्या होता है, देखो इस वाले स्प्रिंग मॉडल से समझेंगे। ये आपका एटम का किसी भी मटेरियल का स्प्रिंग मॉडल सिस्टम है। इसमें बताया गया कि जैसे आपका एक एटम यहाँ पे है, एक एटम ये है आपका, तो दोनों एटम आपके होते हैं इस तरीके से ऐड होते हैं। लेट कर लो कि जैसे स्प्रिंग आपके दोनों में अटैच्ड है और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। दो मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और सारे एटम आपके इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं। तो जैसे इस पर अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, जैसे इस तरीके से अगर हम फोर्स लगाएं तो स्प्रिंग फोर्स बन जाता है इनसाइड की ओर, ये अपने ओरिजिनल स्टेट पे इसको वापस ले आता है। और जैसे अगर इसको हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, सपोज करो ऐसा फोर्स लगा रहे हैं इस पर कंप्रेसिव, तो इसमें बाहर की तरफ स्प्रिंग फोर्स बन जाता है। तो जैसे ही हम इस कंप्रेसिव फोर्स को बाहर रिमूव करेंगे तो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो इलास्टिसिटी का कॉज क्या है कि सारे जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे आपके होते हैं और इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे होते हैं, तो दोनों के बीच में आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट करता है। तो इस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो इंटरनल मॉलिक्यूलर जो फोर्सेज होते हैं इनका नेचर अट्रैक्टिव होता है जब इनकी डिस्टेंस इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाती है। जैसे आपका देखो ये दोनों एटम के बीच की जो डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे ले जाओगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बन जाएगा। और इन इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे ले आओगे उसको, तो उस पर क्या हो जाएगा, आपका रिपल्सिव फोर्स बन जाएगा। तो ये आपका कॉज है इलास्टिसिटी का। नेक्स्ट टर्म है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं, जैसे हम किसी भी अगर बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो और जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव कर लेते हैं तो ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में कैसे आ जाता है, देखो जैसे आपको ये कोई बॉडी है, इस पर हमने जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे क्या होगा, लेट कर लो कि इसका लेंथ थोड़ा सा ये चेंज हो गया यहाँ, ठीक है।
लेंथ इसका चेंज हो गया, इतना लेंथ, और जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को लगाया अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो जो मटेरियल के अंदर का होता है, इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स बन जाता है, एफ आर। क्या बन जाता है? रीस्टोरिंग फोर्स। इसके अंदर एक इंटरनल फोर्स ऐसे डेवलप हो जाता है, जो उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं, ये जो इंटरनल फोर्स होता है इसको वापस ओरिजिनल स्टेट में ले आता है आपका। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि स्ट्रेस आपका होता है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो एक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। अगर आपका मटेरियल में कोई भी परमानेंट चेंज नहीं हो रहा है, ओरिजिनल स्टेट को आपका रीगेन कर ले रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स होता है आपका, वो एक्सटर्नल रीस्टोरिंग फोर्स या एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है? एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे देखो एक्सटर्नल आपका हो गया, इसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा इक्वल टू है आपका एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट आपकी होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या इसी को आप किसकी यूनिट? प्रेशर की भी यूनिट होती है, और इसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? हम पास्कल भी बोल सकते हैं। CGF यूनिट क्या हो जाएगी? डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि CGS सिस्टम में फोर्स को हम डायन से दिखाते हैं और एरिया को हम किससे दिखाते हैं? सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, तो आपका स्ट्रेस हो गया। नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेस, और टाइप ऑफ स्ट्रेस में हम देखेंगे फर्स्ट आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये आपका है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में आपका एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, और आपका होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस होता है, और क्या होता है आपका? कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। तो देखो टेंसाइल स्ट्रेस हम बोलते हैं कि अगर मान लो कि हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं इस तरीके से कि उसकी लेंथ वहाँ पे इंक्रीज हो रही है, मतलब कि एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दो पार्ट आपके किसी मटेरियल के एक दूसरे को पुल कर रहे हो, तो हम बोलेंगे कि उस पर जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर आपका इस तरीके से हम फोर्स लगा रहे हैं कि दो पार्ट आपके एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? जैसे पुश कर रहे हैं, यहाँ पे देखो दोनों पार्ट, तो इसको हम बोलते हैं कि इसमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। और यहाँ पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं इसको हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। इस ऑब्जेक्ट में क्या है आपका? टेंशन है, इसमें क्या है आपका? कंप्रेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो कि एक लोड है, सस्पेंडेड है वायर के थ्रू, ये आपका वायर है। तो जो लोड सस्पेंडेड है, देखो ये लोड की वजह से क्या होगा? इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, तो बोलेंगे कि इस वाले वायर में जो स्ट्रेस है कैसा स्ट्रेस है आपका? टेंसाइल स्ट्रेस है। और यहाँ पे देखो, ठीक है, ये ग्राउंड पे फिक्स है, कोई कॉलम है आपका, ठीक है, ब्रिज का कॉलम है, उस पर देखो ये इस तरीके से फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स क्या कर रहा है? इसकी लेंथ को डिक्रीज करेगा, मीन्स इसमें कौन सा स्ट्रेस है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आपका। नेक्स्ट आपका है शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। अगर आपका किसी ऑब्जेक्ट पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स है टेंजेंट टू द सरफेस है, तो क्या होता है कि उसके शेप में तो चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब बोलेंगे जो स्ट्रेस इसके अंदर जनरेट हो रहा है उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे कि उसके अंदर शियरिंग स्ट्रेस है आपका, या उसको बोलते हैं हम टेंजेंशियल स्ट्रेस। यहाँ पे देख सकते हो ये आपका, यहाँ पे लोअर एंड आपका फिक्स है, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया तो इसका देखो ये ऐसा कुछ शेप बन गया यहाँ पे, इसका वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ लेकिन शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। तो विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम, इफ़ वी चेंज द शेप ऑफ द बॉडी बाय अप्लाइंग द ए फोर्स टेंजेंट टू द surface, then स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बॉडी इज नोन एज शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस को हम टाउ से दिखाते हैं, इसको टाउ बोलते हैं, और होता है टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसकी भी यूनिट आप देखोगे तो इसकी भी यूनिट आपकी बन जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा।
नेक्स्ट आपका देखो, नेक्स्ट है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या है आपका कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे ऑल साइड से फोर्स इस तरीके से अप्लाई करें तो देखो इसका क्या होगा, वॉल्यूम तो यहाँ पे कम हो गया लेकिन शेप में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इसमें जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस पर हमने ऑल डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया तो इसके शेप क्या हो गया, सेम है, शेप जैसे स्फेरिकल था। ठीक है, मान लो कोई ब्लॉक स्फेरिकल ब्लॉक था, ठीक है, बॉल वगैरह था, और इसको हमने वाटर में डाल दिया तो वाटर में क्या होगा, ऑल डायरेक्शन से इस पर फोर्स एक्ट करेगा तो इसका यहाँ पे क्या होगा कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, शेप चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस।